वेलकम टू ऑल लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। प्यारे साथियों, अपन लाली क्लास में बात कर रहा राजस्थान की भौतिक प्रदेश के संदर्भ में अरावली की बात कर रहे थे। अरावली का सामान्य परिचय देख लिया था। सामान्य परिचय, स्थिति, विस्तार क्या किस तरीके से है, वो सारी जानकारी अपन ने देखी थी। अरावली का महत्व देख लिया था। अब राजस्थान की कुछ विशेषताएं हैं, अरावली पर्वतमाला की कुछ विशेषताएं हैं, उसको पढ़ने के बाद में अपन इसके जो भाग हैं उनको लेकर के बातचीत करेंगे। तो चलिए, शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, अपने प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्डेड क्लासें अपलोड की जाती है और उन सभी को देखने के लिए करना क्या है, आपको प्ले लिस्ट के अंदर जाना। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे गए और उसके बाद में आपको सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट के अंदर चले जाना है। और प्ले लिस्ट में आप जैसे ही जाओगे, आपको सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियो जो अपलोड किए वो मिल जाएंगे और उनकी पीडीएफ भी उन्हीं के अंदर ही मिलेगी। जैसे राजस्थान का स्थितियाँ विस्तार करें तो भूगोल वाले में मिलेगा, फिर उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिल गए। उसके बाद में जो आगे का जो टॉपिक है वो इस तरीके से मैंने इनको किया है क्रम वाइज। जैसे सबसे पहले राजस्थान के स्थितियाँ विस्तार के वीडियो लेक्चर, उसके बाद में उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न, उसके बाद में उनके अंदर उनसे उस टॉपिक से आज दिन तक पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, और उसके बाद में नया टॉपिक। इस तरीके से इनको सिस्टमेटिक तरीके से डिज़ाइन करके अपलोड किया जाता है। और अब ज़्यादा टाइम नहीं लेकर के अपन सीधा शुरू कर लेते हैं। अरावली पर्वतमाला की विशेषताएं क्या है, तो सबसे पहले इसकी विशेषताओं के संदर्भ में थोड़ा बहुत जानकारी देख लेते हैं। देखो, अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति की दृष्टि से ये विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, जो उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वतमाला के समकक्ष मानी जाती है। तो देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि ये जो वलित पर्वतमाला है ये क्या होती है, किस तरीके से वलन की प्रक्रिया से इनका निर्माण होता है। तो ये तो बात अपन कर चुके थे। तो इसका अगर इसको विश्व के संदर्भ में देखें तो अरावली पर्वतमाला ये उत्पत्ति की दृष्टि से काफ़ी प्राचीनतम वलित पर्वतमाला जाती है, वलित पर्वतमाला मानी जाती है, जो उत्तरी अमेरिका के अंदर एक अपलेशियन पर्वतमाला है। उत्तरी अमेरिका जो देश है उसके अंदर एक अपलेशियन पर्वतमाला है, उसके समकक्ष मानी जा सकती है, यानी उसके और इसका टाइमिंग दोनों का सेम है। ठीक है। और इसी अरावलीय पर्वतमाला को भारतीय महान जल विभाजक रेखा की संज्ञा दी जाती है, यानी भारतीय जल विभाजक रेखा की संज्ञा दी जाती है। जल विभाजक रेखा की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि इसके पूर्व में सर्वाधिक वर्षा होती है और पश्चिम में कम वर्षा होती है। इस कारण उत्पत्ति के समय अरावली की ऊंचाई लगभग 2800 मीटर थी, लेकिन अपरदन प्रक्रम के परिणाम स्वरूप अरावली जो है वर्तमान में अपशिष्ट पर्वतमाला के रूप में विस्तृत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 930 के आसपास है। इसीलिए अपन एक दो अरावली की पहाड़ियाँ भी पढ़ते हैं और अरावली पर्वतीय प्रदेश भी कहते हैं। देखो, पहले के ज़माने में क्या होता था कि इसकी जो ऊंचाई है अरावली की 2800 मीटर रही। तो अपन ने पढ़ा था कि जो 2800 से ऊपर है, यानी 2700 से ऊपर है, उसे क्या कहेंगे, पहाड़ कहेंगे। तो उसके अंदर अपन ने देखा था कि जो 2700 से ऊपर है, यानी जिसकी ऊंचाई समुद्र लेवल से यानी सी लेवल से 2700 से अधिक है, उसको पर्वत की संज्ञा दी जाती थी। लेकिन पठार के बाद में आती है पहाड़ी, और पहाड़ी के बाद में आता है पहाड़। तो अब वर्तमान में इसकी जो लंबाई है वो ऊंचाई है वो कितनी है, 930 मीटर ही है। तो 930 मीटर होने के कारण इसको अपन पढ़ते हैं अरावली की पहाड़ियाँ। लेकिन पहले इसकी लंबाई जो ऊंचाई जो थी वो थी 2800 मीटर, इसको पढ़ा जाता था उस समय अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो आप ध्यान रखें, आपको पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश और अरावली की पहाड़ियाँ क्यों कहा जाता है। तो देखो, कालांतर में इसकी जो पहले जो इसकी हाइट थी वो 2800 मीटर के समकक्ष आसपास थी, और उसके बाद में कालांतर में इसके क्या हुआ, अपर्दन हो गया। अब वो अपर्दन प्रक्रिया चाहे बारिश से हो, चाहे हवा से हो, चाहे भूस्खलन से हो, किसी भी तरीके से धीरे धीरे इसका क्या हुआ, अपर्दन हुआ और धीरे धीरे ये अपशिष्ट पर्वतमाला के रूप में बन गई। और वर्तमान में इसकी जो ऊंचाई बसी है वो 930 मीटर बसी है, इसलिए इसको अरावली पर्वतीय प्रदेश भी कहा जाता है, अरावली की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट निस क्वार्टजाइट चट्टानें देखने को मिलती है, और इस कारण अरावली में धात्विक खनिज जैसे लोह अयस्क, तांबा, सीसा जस्ता, टंगस्टन, चांदी आदि की दृष्टि से समृद्ध प्रदेश है। तो पूछा जा सकता है कि अरावली के अंदर कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जिसके अंदर ग्रेनाइट चट्टान है, निस चट्टान है या फिर क्वार्टजाइट चट्टान है। और इन चट्टानों की प्रधानता होने के कारण अरावली के अंदर धात्विक खनिज देखने को मिलते हैं, जैसे लोह अयस्क है, तांबा है, सीसा जस्ता है, टंगस्टन है, चांदी है। इस प्रकार के जो खनिज है वो अपने को देखने को मिलते हैं। अरावली पर्वतमाला हिमालय पर्वतीय प्रदेश तथा पश्चिमी घाट के मध्य स्थित सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अरावली पर्वतमाला हिमालय और पश्चिमी घाट के मध्य स्थित सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है।
राजस्थान में सर्वाधिक वन संपदा और वन्य जीव अभ्यारण्य जैसे जैव विविधता अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में लाल मृदा पाई जाती है, जैसे पश्चिम में रेतीली मृदा पाई जाती थी, इसी प्रकार यहाँ पे लाल मृदा यानी पर्वतीय मृदा जिसे इंसेप्टिसोल मृदा का विस्तार माना जाता है। लाल मृदा मक्का के लिए काफ़ी उपयोगी है, इसलिए जो अपन जब पठारों का अध्ययन करेंगे तो पठारों के अंदर देखेंगे कि वहाँ सबसे अधिक है वो मक्के का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो उन क्षेत्रों का जब अपन अध्ययन करेंगे तो अपन देखेंगे कि वहाँ मक्के का उत्पादन किस तरीके से होता है। तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि इन पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा लाल मृदा पाई जाती है, वो मक्का उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। फिर देखें अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 3 अफवाह तंत्र, आंतरिक प्रवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र और अरब सागरीय नदी तंत्र की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है। जब अपन अफवाह तंत्र की बात करेंगे तो उसके अंदर 3 अफवाह तंत्र पड़ेंगे, आंतरिक अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी नदी अफवाह तंत्र और अरब सागरीय नदी अफवाह तंत्र। इन तीनों अफवाह तंत्र के अंदर जो जो नदियाँ जाती है उन सभी नदियों में का जो उद्गम स्थल है वो अरावली को माना जाता है। अरावली पर्वतीय माला को राजस्थान में आदिवासियों की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें, अरावली पर्वतमाला के समकक्ष विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है वो अपलेशियन पर्वतमाला है जो यूएसए के पूर्वी तट पर स्थित है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वतमाला के समकक्ष विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है? अपलेशियन पर्वतमाला कहाँ पे स्थित है? यूएसए के पूर्वी तट पर स्थित है। तो ये तो थी सामान्य विस्तार की स्थिति की जानकारियाँ। अब बात करते हैं अरावली का भारत के संदर्भ में क्या स्थिति और विस्तार है। भारत के संदर्भ में अरावली देखो, यहाँ पे हिमालय है, यहाँ पे अरावली है, यहाँ विंध्यचल की पहाड़ियाँ हैं, यह सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। हिमालय और पश्चिमी घाट के मध्य अरावली स्थित है जो सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो 1722 और 1727 मानी 1727 सिरोही के अंदर मानी जाती है। ठीक है, फिर बात करें अरावली पर्वतमाला महान भारतीय जल विभाजक रेखा इसलिए कही जाती है क्योंकि यहाँ से गुजरती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जिसको 500 मिलीमीटर वर्षा रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये है कि अरावली के पूर्वी भाग के अंदर 50 से अधिक वर्षा होती है, अरावली के पश्चिमी भाग में 50 से कम वर्षा होती है। अरावली के पूर्वी भाग में 50 से ज़्यादा किससे वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी से होती है। और यहाँ किससे होती है? तो यहाँ थोड़ी थोड़ी अरब सागर से वर्षा होती है। तो इसलिए इसको कहा जाता है अरावली को भारतीय महान जल विभाजक रेखा। और इसको ऑप्शन के अंदर 500 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा नहीं दे करके 500 मिलीमीटर वर्षा रेखा भी कहा जा सकता है या दिया जा सकता है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो चट्टान देखो, आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टान मानी जाती है, बाह्य आग्नेय चट्टान, आंतरिक आग्नेय चट्टान। और चट्टानें 2 प्रकार की होती है। बाह्य आग्नेय चट्टान का जो विस्तार है वो हाड़ौती पठार में देखने को मिलता है। और आंतरिक आग्नेय चट्टानों को बात करें या ग्रेनाइट चट्टानों की बात करें तो ये अरावली के अंदर देखने को मिलती है जिसको धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहा जाता है और इसके अंदर धात्विक खनिज पाया जाता है। ठीक है, अब अरावली के आसपास कुछ कृषि कार्य किया जाता है, उसको देख लेते हैं थोड़ा। देखो, यहाँ डूंगरपुर के अंदर कृषि कार्य किया जाता है जिसको दजिया कहते हैं। सिरोही के अंदर जो कृषि कार्य किया जाता है उसको वालरा कहते हैं। और स्थानांतरित कृषि की जाती है यहाँ पे जिसको जूमिंग कृषि कहते हैं या जिसे स्लेश या बर्न कहा जाता है अरावली पर्वतीय प्रदेश में। यहाँ जयपुर के अंदर मीणाओं के द्वारा निवास किया जाता है। सांसी जनजाति है वो भरतपुर में निवास करती है। सहरिया जनजाति बारां में निवास करती है, जो कृषि कार्य करती है उसको बात्रा कहते हैं। और उदयपुर के अंदर जो भील जनजाति है जो कृषि कार्य करती है उसको चीमाता कहा जाता है। तो देखो, अपन ने पढ़ा था कि जो अरावली है वो आदिम जनजाति की आश्रय स्थली रही है। ये चीज़ थोड़ी देर पहले पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, उसी को यहाँ पे विस्तारित करके बताया गया। तो मैं थोड़ा इसको वापस है ना ध्यान केंद्रित करके पढ़ाने की बात करता हूँ। पास में क्या है कि थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, 1 मिनट। तो देखो, अपन यहाँ पे बात कर रहे थे, डिस्टर्बेंस ख़त्म हो गया। चलो देखो, यहाँ ये लिखा हुआ है कि स्थानांतरित कृषि जिसको झूमिंग कृषि कहते हैं या फिर इसको स्लेश या बर्न कृषि कहते हैं, जो अरावलीय पर्वतीय प्रदेश के अंदर की जाती है। देखिए, जब मैं 12th के अंदर अध्ययन करता था वहाँ पे ये प्रश्न था कि झूमिंग कृषि किसे कहते हैं। तो एक विद्यार्थी ने देखा था कि झूम झूम करके की जाने वाली कृषि कार्य को झूमिंग कृषि कार्य कहते हैं, लेकिन नहीं, स्थानांतरित कृषि कार्य जो किया जाता है इसको झूमिंग कृषि कहते हैं। और इसी का एक अन्य नाम है स्लेश एंड बर्न कृषि। ठीक है, जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है यहाँ पे आदिम जनजाति के लोग रहते हैं और इनके द्वारा ये कृषि कार्य किया जाता है जिनको झूमिंग कृषि कहते हैं। लेकिन यहाँ इस कृषि के स्थानीय नाम है जिसमें सबसे पहले बात करें
ग्रासिया जनजाति जो सिरोही के आसपास वाले इलाके में कृषि कार्य करती है, जिसको कहते हैं वालरा। ठीक है। और डूंगरपुर के अंदर जो डामोर जनजाति है वो इस कृषि कार्य को करती है, उसको कहते हैं दजिया। ठीक है। और उदयपुर की भील जनजाति है वो इस कृषि कार्य को करती है, उसको कहते हैं चिमाता। क्या कहते हैं? चिमाता। और फिर बात करें सहरिया जनजाति, वो रहती है बारा के अंदर, जो कृषि कार्य करती है उसे कहते हैं बात्रा। और इसके अलावा जो यहाँ पे जनजातियाँ रहती है, जैसे बात करें सांझी जनजाति है जो रहती है भरतपुर के अंदर, मीणा की बात करें तो जो जयपुर के अंदर निवास करती है, कोटा की बात करें तो कोटा में कथोड़ी जनजाति निवास करती है। तो ये थी स्थानांतरित कृषि जो अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर की जाती है। आगे देखें, अबुल फजल ने अरावली पर्वतीय माला की जो अरावली पर्वत की तुलना है ऊँट की गर्दन से की है। यानी जो अबुल फजल जो व्यक्ति थे, जो एक साहित्यकार थे, उन्होंने अरावली पर्वतमाला की जो तुलना है ऊँट के गर्दन से की है। यानी ये अरावली पर्वतमाला है जो ऊँट के गर्दन के समान दिखाई प्रतीत होती है। फिर बात करें, कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूताना की सुरक्षा की दीवार की संज्ञा दी है इसको। और अरावली पर्वतमाला एक अवशिष्ट यानी घिसा हुआ भाग के रूप में स्थित है और इसकी तुलना अपलेशियन पर्वतमाला के से की जाती है जो उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में स्थित है। अरावली पर्वतमाला अनाच्छादन यानी अपर्दन अपक्षय के परिणाम स्वरूप अंतराल विद्यमान है। तो ये इस तरीके का कुछ डिफ़िकल्ट शब्द यूज करके प्रश्नों को थोड़ा जटिल बनाने का प्रयास किया जा सकता है कि अरावली पर्वतमाला में अनाच्छादित परिणाम स्वरूप ये यहाँ पे विद्यमान है। यानी कहने का मतलब है ये अपर्दन और अपक्षय का परिणाम यहाँ पे मौजूद है। और सबसे अधिक बात करें, सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो उदयपुर में, कम विस्तार की बात करें तो अजमेर में। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें तो सिरोही के अंदर, कम ऊंचाई की बात करें तो पुष्कर अजमेर के अंदर इसकी ऊंचाई स्थित या प्रकट होती है, जो मध्य अरावली के अंतर्गत आती है। भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। और भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल के अंदर 8,848 मीटर ऊंची है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी सर्वोच्च ऊंची चोटी है, उनका नाम है अन्नाई मुद्री और दादो बेटा, ये दोनों ऊंची चोटियां हैं। अब बात करें, अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में विभाजित किया जाता है समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर। देखो, सबसे पहले उत्तरी अरावली जो 450 मीटर है समुद्र तल से, फिर मध्य अरावली जो 550 मीटर है समुद्र तल से, फिर दक्षिणी अरावली जो 1000 मीटर है समुद्र तल से। अब तीनों के कुछ कुछ चोटियां देख लेते हैं, जैसे इसमें रघुनाथगढ़ है 1055, खो जयपुर के अंदर 980 मीटर, भैरोच अलवर के अंदर 792 मीटर, बरवाड़ा जयपुर के अंदर 780 मीटर, बबई झुंझुनू के अंदर 780 मीटर, बिलाली अलवर के अंदर 774 मीटर, मनोहर थाना जयपुर, बैराट जयपुर के अंदर, फिर मध्य अरावली के अंदर 2 गोरमजी और तारागढ़। फिर यहाँ दक्षिण अरावली में देखा तो गुरु शिखर जो 1722, फिर शेर, फिर दिलवाड़ा, फिर जरगा, फिर अचलगढ़, फिर आबूगढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर ऋषिकेश, फिर कमलनाथ और फिर सज्जनगढ़। तो इस डायग्राम को आपको याद करना होगा कि मध्य अरावली की ऊंची चोटियाँ कौन सी है और दक्षिणी अरावली की ऊंची चोटियाँ कौन सी है और उत्तरी अरावली की ऊंची चोटियाँ कौन कौन सी है, इसके बारे में। ठीक है, तो ये सामान्य स्थिति है, तो इसके अंदर समझाने वाला कुछ है नहीं। आप इसको रट्टाफिकेशन करके मतलब याद कर सकते हैं, ज़्यादा रट्टाफिकेशन वाला अपने दिमाग में रहता नहीं है, तो बार बार जब इनको देखेंगे तो ये याद हो जाएंगे। फिर बात करें अरावली के प्रमुख दर्रे, यानी अरावली के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, तो दर्रे किसे कहेंगे, यानी 2 पर्वत के मध्य नीचे एवं नीचे या तंग रास्ता जो 2 और के रास्तों को जोड़ता हो या 2 स्थानों को आपस में जोड़ता हो उसे नाल या दर्रा कहते हैं। कहने का मतलब है पर्वत के नीचे से जब कोई रास्ता गुजरता है या सुरंग करके बनाया जाता है, जैसे उदयपुर के अंदर आप जाओगे तो आपको सुरंग के माध्यम से या दर्रे के माध्यम से प्रवेश करना पड़ता है। जब आप अगर दिन के अंदर सफ़र कर रहे हैं तो आपको ये दर्रे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं दर्रा। और दुर्रे की बात करें तो सुरा घाट या शिवपुरी घाट अजमेर में है, ये बाबर और अजमेर का रास्ता है जो नेशनल हाईवे 48 पर स्थित है। फिर बात करें बर दर्रा जो पाली से ब्यावर के रास्ते पर स्थित है, यहाँ पे नेशनल हाईवे 125 है, ठीक है ना। ये यहाँ पे कुछ दर्रे दिए हुए हैं, ठीक है ना, अरावली के प्रमुख दर्रे दिए हुए हैं, यानी अरावली के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। ये ब्यावर से आएंगे तो यहाँ बीच में बर दर्रा पड़ गया, फिर गोरम घाट, कमली घाट, ये इसमें आपस में जोड़ते हैं ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे, ठीक है। फिर ये उदयपुर के अंदर तिसरीनुमा पहाड़ियाँ, फिर कोटड़ा से आते हैं तो यहाँ केवड़ा की नाल आ जाता है, फिर चित्तौड़गढ़ आते हैं तो यहाँ पे देबारी की नाल आ जाए, फिर कोटड़ा झाड़ोल से आते हैं तो यह फुलवारी की नाल आता है, पिंडवाड़ा से आते हैं तो ये हाथी दर्रा आता है, और इधर ऊपर यहाँ से जाते हैं इस तरफ अजमेर ब्यावर के रास्ते जाते हैं तो झीलवा की नाल आता है। फिर झीलवा की नाल में सोमेश्वर और देसूरी के आपस में एक दर्रा है यहाँ पे,
फिर यहाँ पे गोरम घाट या कमली घाट है जो अपने इस रास्ते से जाते हैं। तो इस प्रकार ये अपने को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। और मैप के अंदर ये यहाँ पे दिए हुए हैं तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये आती दर्रा, फुलवारी की नाल, ये यहाँ पे स्थित है, ठीक है। उसके बाद में बात करें कामली घाट, तो राजसमंद जिले में स्थित है। ब्यावर से गोमती राजसमंद के मध्य का रास्ता नेशनल हाईवे 48 आमेट राजसमंद से मारवाड़ जंक्शन पाली के मध्य रेल मार्ग है। और गोरम घाट की बात करें तो गोरम घाट से आमेट राजसमंद से मारवाड़ जंक्शन के मध्य रेल मार्ग गुजरता है। सोमेश्वर की नाल पाली में है। देसूरी की नाल राज्य का सबसे लंबा दर्रा है जो NS 162 से गुजरता है, पाली में स्थित है। मेवाड़ मारवाड़ के मध्य आवल बावल की सीमा का निर्धारण करता है। झीलवा की नाल राजसमंद में है, राजसमंद से कुंभलगढ़ मार्ग पर स्थित है। देबारी की नाल की बात करें तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ के मध्य नेशनल हाईवे 27 पर स्थित है। हाथीगुड़ा या हाथी दर्रे की बात करें तो उदयपुर से पिंडवाड़ा के मध्य नेशनल हाईवे 27 पर स्थित है। फिर फुलवारी की नाल है, झाड़ोल से कोटड़ा के मध्य नेशनल हाईवे 28 महाराणा प्रताप की शरण स्थली रही है। और केवड़ा की नाल की बात करें तो उदयपुर एवं जयसमंद के मध्य ये स्थित है। तो ये सामान्यतः ये दर्रे और घाट वगैरह की कौन से प्रवेश होती है तो आप इसको थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। कमली घाट है, गोरम घाट है, सोमेश्वर है, झीलवा की नाल है, देबारी की नाल है, हाथीगुड़ा, फुलवारी की नाल और केवड़ा की नाल। अब अपन बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश के जो भाग है कौन कौन से। सबसे पहले बात करें उत्तरी अरावली यानी नॉर्थ, जो अरावली है नॉर्थ रीजन है अरावली का, उसकी बात करेंगे। तो उत्तरी अरावली प्रशासनिक दृष्टि से 4 जिलों के अंदर आती है, जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू। विशेष रूप से ध्यान रखें उत्तरी अरावली 4 जिलों में विस्तृत है, जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू। उत्तरी अरावली की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 450 से 700 मीटर के मध्य है। उत्तरी अरावली की ऊंची चोटियाँ कौन सी है? खंडेला की पहाड़ियाँ, रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ, बैराट की पहाड़ियाँ, कांकनवाड़ी की पठार, उदयनाथ की पहाड़ियाँ, खो चोटी। ये अपने को मुख्य रूप से यहाँ से अध्ययन करना है। और उत्तरी अरावली कहाँ कहाँ विस्तृत है? तो उत्तरी अरावली देखो यहाँ से ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। ये है उत्तरी अरावली का विस्तार। यहाँ तो गुरुग्राम हरियाणा आ गया, तो ये तो यहाँ पे डोसी पर्वत, ये यहाँ पे नोएडा वाला क्षेत्र, और यहाँ पे फिर वो अपने आप रायसीना हिल्स तक ये समाप्त हो जाती है राष्ट्रपति भवन। और यहाँ उत्तरी अरावली के अंदर सबसे पहले खंडेला की पहाड़ी देखेंगे, रघुनाथगढ़ की पहाड़ी, बैराट की पहाड़ी, कांकनवाड़ी पठार, उदयनाथ की पहाड़ियाँ, खो पर्वत चोटी। तो यहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि उत्तरी अरावली की विस्तार किन जिलों में है, उत्तरी अरावली की चोटियाँ कौन सी। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी चोटी या कौन सा क्षेत्र है जो उत्तरी अरावली से संबंधित नहीं है या फिर हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि खंडेला की पहाड़ियाँ, रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ, बैराटगढ़ की पहाड़ी, कांकनवाड़ी का पठार, उदयनाथ की पहाड़ियाँ, खो पर्वत चोटी, ये उत्तरी अरावली का हिस्सा मानी जाती है। अब एक एक करके अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे बैराट। जयपुर के अंदर ऊंचाई कितनी है? 704 मीटर। बाणगंगा नदी के उद्गम स्थल के रूप में जाती है बैराट की पहाड़ियाँ। यानी जो बाणगंगा नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? बैराट से होता है। पांडवों का अज्ञातवास यहाँ पे रहा, भाबरू शिलालेख यहीं से प्राप्त हुआ, बौद्ध धर्म संस्कृति से संबंधित साक्ष्य मिले, बीजक की पहाड़ी, गोल मंदिर, कृष्ण मंदिर, ये अपन राजस्थान की कला और संस्कृति के अंदर बिल्कुल पढ़ते हैं। फिर बात करें खो की, उत्तरी अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहली कौन सी? बैराट। दूसरी कौन सी? सॉरी, पहली ये नहीं है, बैराट है, वो 704 है। उत्तरी अरावली की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? खो है। कितने मीटर? 920 मीटर। खंडेला की पहाड़ियाँ, इसके अंतर्गत निम्न पहाड़ियाँ आती है, हर्ष पर्वत, तोरावटी की पहाड़ियाँ, मालखेत की पहाड़ियाँ, रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ, जो 1055 मीटर ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ हैं। फिर आता है कांकनवाड़ी का पठार, अलवर के अंदर है। इस पठार का विस्तार भानगढ़ व कांकनवाड़ी दुर्ग में स्थित है। फिर उदयनाथ की पहाड़ियाँ, देखो उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर के अंदर है, ध्यान रखना, उदयपुर नहीं चेप दो कहीं, उदय से उदय कर दो आप। उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर के अंदर है, रूपा रेल नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। और उत्तरी अरावली में कोई दर्रा नहीं है, विशेष रूप से ध्यान रखें। जो उत्तरी अरावली है, इस उत्तरी अरावली के अंदर हम किसी भी प्रकार के कोई दर्रे का अध्ययन नहीं करते। तो ये थी अपने यहाँ पे प्रमुख पहाड़ियाँ या क्षेत्र। देखो बैराट देख लिया, खो देख लिया, खंडेला की पहाड़ियाँ देख लिया, कांकनवाड़ी का पठार देख लिया, उदयनाथ की पहाड़ियाँ देख ली, और उत्तरी अरावली में कोई दर्रा नहीं है। यहाँ पे देखो सबसे ऊंची चोटियों के अनुसार क्रम देख लो। सबसे पहले रघुनाथगढ़ है उत्तरी अरावली में, सबसे पहले जो है वो रघुनाथगढ़ 1055। फिर खो की बात करें तो 920। फिर बहरोच है अलवर के अंदर 792। फिर बरवाड़ा जो 786 मीटर। फिर बबई जो 780 मीटर। फिर बिलाली अलवर के अंदर 775 मीटर। फिर बैराट जयपुर के अंदर 704 मीटर। फिर सरिस्का अलवर के अंदर 677 मीटर। भानगढ़ अलवर के अंदर 649 मीटर। जयगढ़ जयपुर के अंदर 648 मीटर। नाहरगढ़ जयपुर के अंदर 599 मीटर। और बालागढ़ अलवर के अंदर 597 मीटर। ये है उत्तरी अरावली की प्रमुख पहाड़ियाँ। और यहाँ पे आप उत्तरी अरावली का विस्तार देख लीजिए। ये उत्तरी अरावली है, यहाँ पे ये उत्तरी अरावली है। उत्तरी अरावली के अंदर अपने को देखने को मिल जाता है उत्तरी अरावली का विस्तार। सॉरी, ये उत्तरी अरावली का मैप नहीं है, ये उत्तरी अरावली नहीं है, यहाँ ये अपने यहाँ मध्य अरावली,
ये जो क्षेत्र है ये मध्य अरावली का भाग है। अपन ने उत्तरी अरावली के संदर्भ में जो सामान्य जानकारी थी वो देख ली। अब देख लेते हैं उत्तरी अरावली के अंदर क्या क्या जानकारी अपने को देखनी होती है और उत्तरी अरावली के अंदर क्या क्या अपन जानकारी पढ़नी होती है। तो देखो उत्तरी अरावली की बात, उत्तरी अरावली के बाद में अपन बात करें मध्य अरावली की, तो मध्य अरावली के अंदर मध्य अरावली का विस्तार सिर्फ अजमेर जिले में विस्तृत है और मध्य अरावली की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई वो 700 मीटर के आसपास है, ठीक है। और मेरवाड़ा पहाड़ी यहाँ पे स्थित है, जो अजमेर टोंक जिले में मेर जाति का निवास होने के कारण ये भाग मेरवाड़ा पे कहलाता है। मध्य अरावली को अजमेर जिले में मेरवाड़ा की पहाड़ियों कहा जाता है। देखो मध्य अरावली है, इसका विस्तार जो है अजमेर के अंदर है और मध्य अरावली की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई वो 700 मीटर के समकक्ष मानी जाती है। और मेरवाड़ा जो क्षेत्र है मध्य अरावली से संबंधित है, क्यों है? क्योंकि अजमेर और टोंक जिले के अंदर जनजाति या मेर जाति वो निवास करती है और मेर जाति का निवास स्थान होने के कारण मध्य अरावली को अजमेर ज़िले के अंदर मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहा जाती है। विशेष रूप से ध्यान रखें, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मध्य अरावली के अंदर मेरवाड़ा जनजाति निवास करती है और मेरवाड़ा जनजाति के निवास स्थान होने के कारण इसका स्थानीय नाम है वो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ रखा गया है। उसके बाद में टॉडगढ़ या मारायजी यानी 933 मीटर अजमेर मध्य अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। नागपाड़ की बात करें, नागपाड़ियाँ अजमेर शहर के चारों ओर स्थित सर्पिलाकार पहाड़ियों नागपाड़ियाँ कहते हैं, जिससे लूनी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तारागढ़ है, तारागढ़ 877 मीटर है और नागपाड़ियों का सर्वोच्च ऊंचा शिखर है। जो नागपाड़ियाँ हैं इनका सर्वोच्च ऊंचा शिखर कौन से? तो तारागढ़ है। और अरावली के मध्य अरावली की सबसे ऊँची चोटी है, ऊँची चोटी की बात करें तो ये कौन सी है? टॉडगढ़ सबसे ऊँची चोटी है। तो देख लीजिए, ये रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अरावली की, मध्य अरावली की बात करें तो टॉडगढ़ और दक्षिण अरावली की बात करें तो माउंट आबू जो सिरोही के अंदर है वो सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण अरावली की। मध्य अरावली की तो ये हो गई टॉडगढ़ और उत्तरी अरावली की ये होगी रघुनाथगढ़। तो ये इस तरीके से अपन यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ अपन मध्य अरावली की बात कर रहे थे, मध्य अरावली की चोटियाँ देख लेते। मध्य अरावली के अंदर प्रमुख चोटियाँ कौन सी है? गोरमजी है अजमेर के अंदर, फिर मोरिया जी टॉडगढ़ अजमेर के अंदर 933 मीटर, तारागढ़ अजमेर के अंदर 873 मीटर, नागपाड़ अजमेर के अंदर 795 मीटर। देखो यहाँ पे आपके कन्फ्यूजन की स्थिति होगी कि भाई साहब आपने यहाँ पे गोरम जी लिखा है या मोरिया जी टॉडगढ़ लिखा है, इनमें क्या दिक्कत है? देखो ये ऊंचाई है, कभी ऊपर नीचे होती रहती है, ज़्यादातर जो प्रभाव है वो इसके ऊपर पड़ता है। यानी जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो टॉडगढ़ 933 मीटर वाली मानी जाती है, लेकिन कई बार मैंने कुछ पुस्तकों के अंदर देखा, ऑथेंटिक बुक है उसके अंदर 934 मीटर लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको दे दिया। अगर ऑप्शन के अंदर मोरिया जी टॉडगढ़ नहीं हो तो अपनी गोरम जी राइट होगी। अगर ऑप्शन अंदर गोरम जी और मोरिया जी दे रखी है तो अभी तक जितने एग्जाम हुए उसके अंदर टॉडगढ़ को माना गया है, ठीक है ना। अब बाकी जो एग्जाम जब होगा कौन सा बोर्ड किस आंसर को मानेगा तब देखा जाएगा। अब मध्य अरावली के कुछ दर्रे हैं, उत्तरी अरावली में तो कुछ दर्रे हैं नहीं, लेकिन मध्य अरावली में कुछ दर्रे हैं। तो सबसे पहला है बरदर्रा, जो पाली अजमेर मारवाड़ रेल मार्ग मध्य स्थित है। उसके बाद में अरनिया दर्रा अजमेर में, सुरसरा घाट अजमेर के अंदर, पीपली अजमेर के अंदर, पंवेरिया अजमेर के अंदर, शिवपुरी अजमेर के अंदर और झीलवाड़ा अजमेर के अंदर। फिर बात करें मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो भी अजमेर के अंदर स्थित है। मैं आपको बता चुका कि मेर जनजाति का निवास होने का। अब बात करेंगे दक्षिण अरावली यानी साउथ अरावली है, इसकी क्या क्या विशेषता है? दक्षिण अरावली का विस्तार है वो राजसमंद, सिरोही, उदयपुर जिलों में। देखो जो मध्य अरावली थी, मध्य अरावली के अंदर सबसे कम विस्तार है, ठीक है ना, और सर्वाधिक विस्तार है वो दक्षिण अरावली के अंदर है। और दक्षिण अरावली की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई वो 1000 मीटर के आसपास है। कहाँ का विस्तार है? सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। अरावली की अधिकतम ऊंचाई इसी भाग में है। सिरोही जिले में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है और सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में। देखो सिरोही जिले के अंदर अरावली की सबसे अधिक ऊंचाई है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार एक तो होता है ऐसे ऊंचाई, एक होता है विस्तार यानी फैलाव, यानी ये ऐसे फैलाव, यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैली हुई कहाँ पे? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैली हुई है उदयपुर के अंदर। अगर आप कहीं पे उदयपुर में गए हो कभी घूमने या कभी किसी एग्जाम को देने, तो आपने देखा होगा कि उदयपुर में पहाड़ दिखाई देते हैं। उदयपुर पूरा पहाड़ों के बीच में बचा हुआ है, तो इसलिए कहा जाता है कि सर्वाधिक विस्तार है वो उदयपुर जिले में है और सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें तो सिरोही जिले में है। अब दक्षिणी अरावली को अपन दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक तो आबूखंड, दूसरा मेवाड़ अरावली, ठीक है ना। अब आबूखंड को अपन उड़िया का पठार, गुरु सीकर, भाकर और बेलोदित के नाम से पढ़ेंगे, उनके अंदर शब्दावलियाँ हैं। और मेवाड़ अरावली को अपन पठार और पहाड़ियों के रूप में बांट कर पढ़ेंगे। पठार के अंदर बोराट, भोमट, लसाड़िया, ऊपरमाल मेसा पठार, देसरो, गिरवा, मानगढ़, कुकरा, ये आदि इसके अंदर अंधेगन वाले। अब बैकोलित क्या होता है? तो बैतोलित का मतलब होता है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित आंतरिक गुबंदाकार स्थल जो है वो बैतोलित कहलाता है। बैतोलित का उदाहरण देखें तो राजस्थान के अंदर आबूखंड पर्वत क्षेत्र है वो बैतोलित का उदाहरण है। एग्जाम में पूछा गया है कि बैतोलित का उदाहरण कौन सा है, तो बैतोलित का उदाहरण अरावली के अंदर जो आबूखंड पर्वत क्षेत्र है वो बैतोलित का उदाहरण है, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित आंतरिक गुबंदाकार, यानी अंदर जमीन के अंदर उसका गुबंदाकार आकृति जो देखने को मिलती है उसको कहते हैं बैतोलित। उड़िया का पठार 1362 मीटर सिरोही में स्थित राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सर्वोच्च ऊपर जो उठा हुआ पठार है वो है उड़िया का पठार, जो सिरोही के अंदर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1362 मीटर के आसपास। भाकर की बात करें तो सिरोही जिले में तेज ढाल वाली
भाकर की जो पहाड़ियाँ, तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियाँ, उनको भाकर कहते हैं सिरोही के अंदर। और इसराना भाकर, रोजा भाकर, झालोरा भाकर, ये यहाँ पे कुछ भाकर है। बात करें भाकर की, भाकर क्या है, सिरोही जिले में तेज ढाल वाली जो पहाड़ियाँ उनको भाकर कहते हैं। बिल्कुल सिंपल साधारण शब्दावली है, सिरोही जिले में कहते हैं, ठीक है। और बात करें भाकरों की तो इसराना भाकर, रोजा भाकर जो जालोर के अंदर है, एक झालोरा भाकर है, ये कुछ उदाहरण है। बात करें गुरु शिखर की तो गुरु शिखर 1722 मीटर उत्तरी एवं दक्षिण भारत के मध्य सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। उत्तरी भारत एवं दक्षिण भारत के मध्य की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी है, गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। दत्तोदय ऋषि की तपोस्थली और कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। कई बार एग्जाम में पूछा गया। कर्नल जेम्स टोड का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर किसको कहा है, तो गुरु शिखर को कहा है। कौन सी अरावली श्रेणी में स्थित है, तो ये दक्षिणी अरावली है, उसके अंदर स्थित है और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ये इस तरीके से ये आबूखंड वाला क्षेत्र, यहाँ पे उड़िया का पठार जो सबसे ऊंचा है। फिर अपन मेवाड़ अरावली की बात करेंगे, भौमट का पठार, देसरो का पठार, गिरवा का पठार, भौमट, लसाड़िया, मैसा पठार, राजसमंद, ऊपरमाल का पठार किस तरीके से कहाँ कहाँ विस्तृत है, मानगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें अपने देखने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी इसके अंदर, ज़्यादा लंबी क्लास करेंगे तो अपलोड होने में दिक्कत रहेगी। देखो यहाँ कुछ मैंने दे रखा है कि गुरु शिखर 1722 है, शेर जो है 1597 मीटर है। फिर देलवाड़ा की बात करें तो ये सिरोही के अंदर है। जरगा की बात करें उदयपुर के अंदर है। ये अरावली की चोटियाँ हैं, प्रमुख हाइट वाली चोटियाँ। अचलगढ़ सिरोही के अंदर है। आबू 1295 सिरोही के अंदर। कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर। रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर। ऋषिकेश सिरोही के अंदर। कमलनाथ उदयपुर के अंदर। ये अरावली की सबसे ऊंची चोटियाँ, यानी अरावली को मिक्सअप किया जाए, दक्षिणी अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली को इन तीनों भागों को मिक्सअप करने के बाद में अगर अपन कहें कि अरावली की सबसे ऊंची चोटियाँ, उसके बाद में कौन सी आएगी, तो सबसे पहले गुरु शिखर, फिर शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबू, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, ऋषिकेश और कमलनाथ। फिर बात करें देशहरों क्या, उदयपुर जिले में ये थोड़ी शब्दावलियाँ है। उदयपुर जिले के रागा तथा जरगा पहाड़ी के मध्य स्थित हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है, देशहरों कहलाता है। गिरवा की बात करें तो उदयपुर शहर के चारों ओर स्थित जो तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ हैं उनको गिरवा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। सज्जनगढ़ यहाँ सबसे ऊंची चोटी है गिरवा की पहाड़ियों की, जो 934 है। और यहाँ सज्जनगढ़ पैलेस भी बना हुआ है, ठीक है ना, सज्जनगढ़ पैलेस यहाँ पे बना हुआ है। सज्जनगढ़ पैलेस के जो गुलाब है वो अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है, अपने आकार में काफ़ी फेमस माने जाते हैं। और सज्जनगढ़ की क्या क्या विशेषता, अगर कोई आपको याद आ रही है तो कमेंट में जरूर चेप दें, ठीक है। आगे बात करें मानगढ़ जो बांसवाड़ा के अंदर है, ये भी दक्षिण अरावली का भाग मानी जाती है। मानगढ़ की पहाड़ियाँ, यहाँ पे मानगढ़ की पहाड़ी पर मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 1913 के अंदर, ठीक है। भोमट का पठार है उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य, जो भोमट का पठार है वो उसको भोमट का पठार कहते हैं, जिसका विस्तार उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य देखने को मिलता है। भोराट का पठार है जो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य विस्तृत है। मैसा का पठार है वो बैथोलित का अपर्दित टोपी नुमा पठार माना जाता है, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आसपास विस्तृत है। लसाड़िया की पठार की बात करें तो जयसमंद झील के दक्षिण पूर्व में स्थित ये राजस्थान का सबसे उबड़ खाबड़ वाला पठार है। ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे उबड़ खाबड़ वाला पठार कौन सा है, लसाड़िया का पठार माना जाता है। और एक अपने यहाँ पे पठार पड़ा था, कौन सा, ये उड़िया का पठार, जो सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। मेव जनजाति का निवास स्थान होने के कारण इसको मेवल क्षेत्र भी कहा जाता है। ऊपरमाल क्या है, बैसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य उपजाऊ जमीन युक्त ऊंचा भाग, उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, बिजोलिया कहलाता है। और यहाँ पे बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ और भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन यहीं से चला था, ऊपरमाल का, ठीक है ना। ऊपरमाल जो है वो बिजोलिया, ऊपरमाल है वो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित उपजाऊ जमीन युक्त जो ऊंचा भाग है उसे कहा जाता है ऊपरमाल, ठीक है ना। अब देखते हैं दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियाँ कौन सी है, तो गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़ और सायरा, ये दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियाँ देखने को मिलती है, ठीक है ना। ये जो दक्षिण अरावली है इसकी प्रमुख चोटियाँ कौन सी, गुरु शिखर 1722 मीटर, कहीं कहीं 1727 भी लिखा होता है, ठीक है ना। शेर सिरोही के अंदर है जो 1597 मीटर है। और फिर देलवाड़ा सिरोही के अंदर 1442 मीटर। फिर जरगा उदयपुर के अंदर 1431 मीटर। फिर अचलगढ़ सिरोही के अंदर 1380 मीटर। फिर कुंभलगढ़ है वो राजसमंद के अंदर 1224 मीटर है। फिर ऋषिकेश की बात करें सिरोही के अंदर जो 1017 मीटर है, ठीक है ना, ऋषिकेश सिरोही के अंदर। और कमलनाथ की बात करें उदयपुर के अंदर 1001 मीटर है। फिर सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर 938 मीटर है। फिर सायरा की बात करें उदयपुर के अंदर जो 900 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। तो ये दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियाँ। इसके बाद में लीलगढ़ उदयपुर के अंदर है, नागपनी उदयपुर के अंदर है, गोगुंदा उदयपुर के अंदर है, ये इनकी ऊंचाई है। अब है अरावली की प्रमुख चोटियाँ, सिरोही के अंदर कौन सी है, जालोर के अंदर कौन सी है, उदयपुर के अंदर कौन सी है, सीकर के अंदर कौन सी है, राजसमंद के अंदर कौन सी है, अजमेर के अंदर कौन सी है, अलवर के अंदर कौन सी है। इस तरीके से कुछ एक चीज़ें हैं वो बाकी है जो अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। आज की क्लास अपन यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और विशेष रूप से ध्यान दें कि
अपना टेलीग्राम लिंक है वो इसी डिस्क्रिप्शन के सबसे अंतिम टू अंतिम, जो आप डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे ना, अबाउट सेक्शन, जिसको अबाउट सेक्शन कहो या अधिक जानकारी के लिए कुछ भी कहो, उसके अंतिम पेज पे जाएंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम लिंक दिखेगा। आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से क्लासों के बारे में जानकारी या कोई इंपॉर्टेंट जानकारी जो होती है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई PDF या किसी भी प्रकार के कोई नोट्स, या अपन जैसे अभी थोड़े दिनों बाद में करंट अफेयर्स रिवीजन कोर्स चलाने वाले हैं, उसके अंदर भी जो PDF होगी वो भी आपको वहीं से उपलब्ध होगी। तो टेलीग्राम ज़रूर लिंक है वो ज़रूर आपके मोबाइल में डाउनलोड करके उसको सेव कर लें या उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।